हाँ हेलो हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? क्या हो अगर आज मैं आपको ये बोलूं कि जो टीवी मीडिया आज आप देखते हो एक्चुअल में वो कभी ऐसी होने वाली ही नहीं थी। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? कैसे एक आदमी आयरलैंड से आकर के इंडियन मीडिया की नींव रख गया, आखिर कौन था वो आदमी, और सबसे महत्वपूर्ण वो हमारे भारत क्यों आया था। मेरे अखबार में छपती थी सच्चाई पे। आइए जानते हैं कैसे फॉर्मेशन हुआ डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर का और कैसे अब वो डिस्ट्रॉय हो रही है। हमने ये तो सुन लिया आपके अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कि आपको आम खाना पसंद है। साल 1740 आयरलैंड के डबलिन शहर में जन्म होता है जेम्स ऑगस्टस हिकी का। इनका जन्म एक मिडिल क्लास घर में हुआ था, जिसकी वजह से इनके पेरेंट्स की भी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। आज के दिन इंटरनेट पे इनके एजुकेशन को लेकर के ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। एजुकेशन खत्म होने के बाद इन्होंने आयरलैंड में ही सेना के रूप में अपनी ड्यूटी की। सेना में ड्यूटी करते हुए इनकी जो हेल्थ थी वो थोड़ी बहुत खराब रहने लगी थी, तो कुछ टाइम बाद इन्होंने सेना की ड्यूटी भी छोड़ दी और उसके बाद इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी वीक हो चुकी थी। तो ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए 1772 में भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने काम ढूंढना शुरू किया और पता है आपको इन्हें काम कहाँ पे मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी में 8 सालों तक इन्होंने सर्जन डॉक्टर के हेल्पर की तरह काम किया और इस दौरान उन्होंने कंपनी के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को देखा। वो वहाँ के स्थानीय किसानों को कहते थे कि फसल उगाओ, लेकिन हमारे मन का। वो चाहते थे कि स्थानीय किसान जो थे वो सिर्फ नील और तंबाकू की खेती करें, और जब स्थानीय किसान ऐसा करते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते थे वो उन सामानों को कम दाम पे खरीद लेते थे, या यूं कहें कि कम दामों पे फोर्सफुली हड़प लेते थे। इससे क्या होता था कि वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी होते थे वो किसानों से कुछ खरीद ही नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनका धंधा भी मंदा चलने लगा था। और ये सारी चीजें नोटिस करते हैं जेम्स ऑगस्टस हिकी और उन्हें ये देख करके काफी बुरा लगता है, और यहीं से वो अपने पैशन को फॉलो करने के बारे में सोचते हैं, और उनका पैशन था प्रेस। साल 1780s में उन्होंने कोलकाता में ही अपना एक छोटा सा प्रेस का काम शुरू किया, हिकीज बंगाल गैजेट के नाम से, और 29 जनवरी 1780 में उन्होंने अपना पहला अखबार लॉन्च किया। और यहीं पे नींव रखी जाती है इंडियन मीडिया की। ये कोई रेगुलर नहीं बल्कि साप्ताहिक अखबार था जो वीक में सिर्फ एक बार ही आता था, और वो भी कोलकाता के बहुत कम जगहों पे। 29 जनवरी को जब इन्होंने अपना पहला अखबार लॉन्च किया था तो उस अखबार में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों और उसके गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की कड़ी शब्दों में आलोचना की थी। ये आलोचना देख करके वॉरेन हेस्टिंग्स को काफी गुस्सा आता है और वो सुप्रीम कोर्ट में जेम्स ऑगस्टस हिकी के खिलाफ डेफेमेशन केस डाल देते हैं। लेकिन हिकी यहीं पे रुकते नहीं, वो अगले 1 सालों तक वॉरेन हेस्टिंग्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों को एक्सपोज करते रहे। मेरे अखबार में छपती थी सच्चाई पे, अंग्रेजों के भ्रष्टाचार, उनके जुल्म, उनके खेल, सब, और यही सच्चाई उन्हें अंदर तक हिला गई। लेकिन इस दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन पे कई सारे मानहानि के केस दर्ज किए और सैडली 1781 में उन्हें जेल हो गई। लेकिन वो जेल में भी रुके नहीं, जेल के अंदर भी वो वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ काफी सारे आर्टिकल्स लिखते थे और फिर बाद में उसे अपने प्रेस भिजवा देते थे, ताकि जो वर्कर्स उनके प्रेस में काम कर रहे थे वो उस आर्टिकल को प्रिंट करके बाकी लोगों को दिखा सकें। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। मार्च 1782 में सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है हिकीज बंगाल गैजेट के प्रिंटिंग मशीन को जब्त करने का, और एक इंडस्ट्री जिसकी ग्रोथ अब शुरू ही हुई थी लेकिन उसे खत्म कर दिया जाता है। लगभग 5 सालों तक जेल में रखने के बाद जेम्स ऑगस्टस हिकी को 1785 में जेल से रिलीज कर दिया जाता है, और इसी साल वॉरेन हेस्टिंग्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी से रिजाइन करते हैं। और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से हिकीज गैजेट के नाम से दोबारा अपनी प्रेस शुरू की, लेकिन इस बार वो उतने भी सफल नहीं हो पाए। लगातार कानूनी परेशानियों का सामना करते हुए और हेल्थ इश्यूज की वजह से 1802 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन मीडिया का इवोल्यूशन यहाँ पे रुका नहीं। साल 1818 में राजा राम मोहन राय भी अपना एक प्रेस शुरू करते हैं संवाद कौमुदी के नाम से, और वो अपने पत्रकारिता की मदद से सती प्रथा को एक्सपोज करते थे। ये आर्टिकल्स ज्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि एक प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे आर्टिकल्स को मैनुअली प्रिंट किया जाता था। इसकी वजह से मास प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था और जो पत्रिकाएं थी वो ज्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाती थी।
1820s के डेकेड्स में इस इंडस्ट्री में आती है एक नई टेक्नोलॉजी, स्टीम प्रिंटिंग की। अब इस स्टीम प्रिंटिंग की वजह से मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया, जिससे कॉस्ट कम हुआ और इसका स्केल अप हुआ। अब चूंकि पर पीस न्यूज़पेपर का कॉस्ट कम था तो इस इंडस्ट्री की काफी ग्रोथ हुई। अब इसी तरह 1850s में इंट्रोड्यूस हुई टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी और इसकी हेल्प से अब हर घंटे हर दिन की न्यूज आने लगी। मीडिया के इवोल्यूशन में ये भी एक बहुत बड़ा पड़ाव था। अब इसी तरह 1850 से लेकर के 1935 तक काफी सारी चीजें इस इंडस्ट्री में इवॉल्व हुई। इसी दौरान पत्रकारिता जो थी वो लोकल से नेशनल बनी, मास प्रोडक्शन जो था वो 2x हो गया और इंस्टेंट न्यूज जो पहले हर घंटे हर दिन आया करती थी अब वो हर मिनट आ रही थी। लेकिन साल 1936 में एक ऐसी रिवॉल्यूशन आई जिसने मीडिया को पूरी तरह से बदल दिया। इसी साल ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला बुलेटिन रेडियो पे टेलीकास्ट किया था और यही वो साल है जहां से नींव पड़ती है डिजिटल मीडिया की। लेकिन मीडिया में डिजिटलाइजेशन की ये तो बस शुरुआत थी, अभी मीडिया टीवी पे आनी बाकी थी। लेकिन फिर 23 साल बाद मीडिया टीवी पे भी आ जाती है। 15 सितंबर 1959 को जो न्यूज है वो पहली बार टीवी पे टेलीकास्ट किया गया था। आपकी ओर से और अपनी ओर से मेजर गगारिन और श्रीमती गगारिन का आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि मेजर गगारिन पहले आदमी हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए। और जिस चैनल पे इस न्यूज को टेलीकास्ट किया गया था आज के दिन उस चैनल को हर एक इंडियन अच्छी तरह से जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दूरदर्शन की और ये ऑफिशियली इंडिया का पहला टीवी चैनल बना। टीवी मीडिया का ये सिर्फ शुरुआती समय था और दूरदर्शन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था क्योंकि उस टाइम पे न्यूज रूम्स और ब्यूरोज की काफी कमी थी। और दूसरा, ये कोई प्रॉपर टीवी चैनल नहीं था, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था। सिर्फ इसी वजह से न्यूज भी जो है वो हफ्ते में 1-2 घंटे ही आती थी। लेकिन फिर भी अगले 30 सालों तक न्यूज इंडस्ट्री में इसी चैनल का कब्जा रहने वाला था। जानना चाहोगे कैसे? ईयर 1964 तक दूरदर्शन का एक्सपेरिमेंटल पीरियड खत्म हुआ और ईयर 1965 में ये एक प्रॉपर न्यूज चैनल बन गया। और अब चूंकि ये प्रॉपर एक टीवी चैनल बन चुका था तो 1972 में पहली बार ये दिल्ली से एक्सपेंड हुआ और ईयर 1972 में पहली बार महाराष्ट्र में एक नया टीवी चैनल टेलीकास्ट होता है। लेकिन दूरदर्शन का एक्सपेंशन यहीं तक रुका नहीं। ईयर 1975 में ये अमृतसर, श्रीनगर, कैलकाटा और मद्रास जैसे शहरों में भी फैल चुका था। और बस इसी साल मीडिया, न्यूज और दूरदर्शन सभी चीजें बंद हो जाती है और आने वाले अगले 2 साल मीडिया के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले थे। जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 में हुए लोकसभा इलेक्शन को इनवैलिड बताती है। पावर बचाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए जून 1975 को ही इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और इसी साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई और जो जर्नलिस्ट डेमोक्रेसी के साइड या फिर सिस्टम के अगेंस्ट रिपोर्टिंग करते थे उन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया। और अगले 2 सालों तक मीडिया के फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स को सिस्टम ने पूरी तरह से दबा दिया। 1977 में फाइनली इमरजेंसी खत्म हुई, सारे पॉलिटिकल डिटेंस और जर्नलिस्ट को जेल से रिलीज कर दिया गया और फिर मीडिया ने अपनी कमर सीधी की। फिर से न्यूज ब्रॉडकास्टिंग शुरू होती है और यहीं से शुरू होता है फॉर्मेशन डेमोक्रेसी के 4th पिलर का। लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम थी, पूरे देश में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग तो हो रही थी लेकिन जो लाइव था वो सिर्फ दिल्ली में हो रहा था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बाकी शहरों में न्यूज कैसे पहुंचती थी? तो बाकी शहरों में जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी वो या तो प्री रिकॉर्डेड होती थी या फिर डिलेड होती थी। दिल्ली में एक तरफ इवेंट्स की लाइव ब्रॉडकास्टिंग तो होती ही थी और उसी सिस्टम में दूसरी तरफ इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था। इवेंट्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के स्पीचेस और कंट्री के नए रूल्स जो अनाउंस होते थे, इन सब को एक टेप में रिकॉर्ड करके प्लेन या फिर ट्रेन के थ्रू दूसरे शहरों में भेजा जाता था और फिर वहां के नेटवर्क से वो टेलीकास्ट होता था। दूरदर्शन इन चीजों पे काफी पहले से ध्यान दे रहा था और वो चाहता था कि पूरे देश में एक साथ न्यूज टेलीकास्ट हो और दूरदर्शन के वर्कर्स इस आइडिया पे काम कर रहे थे। और एक बार फिर से हमें मीडिया की इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला जब 15 अगस्त 1982 को दूरदर्शन ने इंट्रोड्यूस किया नेशन वाइड टीवी सिग्नल। और जब पूरे इंडिया को एक साथ दूरदर्शन का टीवी सिग्नल मिला तो टेलीकास्ट होता है ये। राष्ट्र आज 36वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में अभी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर सेना सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया और कुछ ही देर बाद वे लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। दूरदर्शन के जीवन में आज एक क्रांतिकारी महान कदम उठा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण
आप सीधा देख रहे हैं। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था जब पूरे इंडिया ने एक साथ लाल किले से फ्लैग होस्टिंग देखी। 80s का डेकेड खत्म होते होते लाइव पूरी तरह से भारत में फैल चुका था और 90s के डेकेड में शुरुआत होती है मॉडर्न मीडिया की। ये वो दौर था जब प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी टीवी पे आने लगे थे और यहाँ से मीडिया पे सरकार का कंट्रोल और दूरदर्शन की मोनोपोली अब खत्म हो रही थी। जी न्यूज और स्टार न्यूज जैसे चैनल्स इंडियन न्यूज इंडस्ट्री में एंटर हो चुके थे। ये टाइम जर्नलिज्म का पीक था। मीडिया सरकार से सवाल करती थी और उनके जवाबों को काउंटर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। और इसी डेकेड में शुरुआत होती है 24/7 न्यूज की भी। मतलब अब जो न्यूज है वो 24 घंटे और 7 दिन आ रही थी। इसके बाद एक मेजर चेंज आया अर्ली 2000 के डेकेड में, जब पहली बार ग्राउंड रिपोर्टिंग मतलब ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग जो है वो शुरू हुई। अब हर एक न्यूज एजेंसी के एंकर्स हमें सड़क पे देखने को मिले न्यूज को रिकॉर्ड करते हुए। उस दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग काफी पॉपुलर हुई और काफी सारे न्यूज चैनल्स इस चीज को अपनाने लगे। 90s के डेकेड में ही इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी काफी ग्रोथ हुई और अब जो कंपनी के ओनर हुआ करते थे वो एड चलवाना चाहते थे। कहां पर? जहां लोग सबसे ज्यादा हों। अखबार सबके घर में आ रहा था, न्यूज सब देख रहे थे, तो कंपनीज ने सोचा क्यों ना इस न्यूज के बीच में ही अपना एड डाला जाए। और उस समय मीडिया का बिजनेस मॉडल भी यही था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाओ और उन्हें एड दिखाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बन सकें। अब इस बिजनेस मॉडल की मदद से मीडिया पैसे भी अच्छे खासी कमा रही थी और अब यहीं से रेस शुरू होती है टीआरपी की। जितने ज्यादा लोग चैनल को लाइव देख रहे होंगे उतना ज्यादा हम उन्हें ऐड दिखा करके पैसे कमा सकते हैं। टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया ने एक नया कदम उठाया। अब मिड 2000 में हमें टीवी मीडिया में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, डिबेट्स। इसमें दो अपोजिट साइड के लोग अपनी अपनी विचारधाराएं रखते थे और एक दूसरे को काउंटर करते थे। ये दो अपोजिट साइड के लोग अलग रिलीजन के भी हो सकते थे, अलग शहर के भी हो सकते थे या फिर अलग मुद्दों पे भी डिबेट कर सकते थे और ये डिबेट मीडिया के लिए काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। इसको देखते हुए बाकी न्यूज चैनल्स ने भी अपने अपने डिबेट्स लॉन्च किए और यहीं से शुरू होती है एक रेस, टीआरपी की रेस। न्यूज चैनल्स ज्यादा से ज्यादा टीआरपी लेने के लिए डिबेट्स में अब सेंसिटिव मुद्दे उठाने लगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जब से टीआरपी मीडिया में आई तब से मीडिया रही ही नहीं। डिबेट्स के बाद अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा टीआरपी आ रही थी तो वो चीज थी ब्रेकिंग न्यूज। लोगों को खबरें चाहिए थी, वो भी घटना के अगले ही मिनट, इसलिए लोग ब्रेकिंग न्यूज वाले चैनल पे ज्यादा से ज्यादा रुकने लगे। लेट 2000 का डेकेड था, हमें एक नई मीडिया का ट्रेंड देखने को मिलता है, सोशल मीडिया। हालांकि अभी तो सोशल मीडिया का टीवी मीडिया से कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन आगे चल करके सोशल मीडिया टीवी मीडिया के अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने वाला था। और अब आता है 2010 का डेकेड। ये दशक मीडिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल और काफी ज्यादा चैलेंजिंग भी होने वाला था, क्योंकि दशक के शुरुआत से ही सोशल मीडिया भी न्यूज इंडस्ट्री पे अपना पकड़ बनाना शुरू कर चुका था। लोग ब्रेकिंग न्यूज जानना चाहते थे और सोशल मीडिया पे वो अगले ही मिनट आ जा रही थी। और अब ज्यादा लोग जब तेजी से सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे थे तो टीवी मीडिया को टीआरपी मिलना अब मुश्किल हो चुका था। ऑडियंस को तेजी से सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट होते देखते हुए टीवी मीडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। न्यूज की जो सबसे बड़ी पकड़ होती थी वो थी फैक्ट चेकिंग। उनसे बेहतर फैक्ट चेकिंग और कोई भी नहीं कर रहा था और मीडिया ने न्यूज को जल्दी से टेलीकास्ट करने के लिए फैक्ट चेकिंग को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज तो आ रही थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी न्यूज भी थी जिसे कभी वेरीफाई किया ही नहीं गया था और उसे भी टेलीकास्ट कर दिया जाता था। लेट 2010 के डेकेड में मीडिया को ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि आने वाला समय उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में लोग टीवी मीडिया और न्यूज से ज्यादा सोशल मीडिया पे समय बिताने वाले हैं और पैसे कमाना भी उनके लिए धीरे धीरे कठिन होता जा रहा था। अब 2020s के डेकेड के शुरुआत से मीडिया तय करती है कि अब वो फेवर में बोलेगी, उनके फेवर में जो उन्हें बोलने के लिए पे करेंगे। चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, चाहे कोई पार्टी हो सकती
सकती है या फिर कोई सिंगल पॉलिटिशियन। और यहीं से डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर अब कमजोर होने लगा था। अर्ली 2020s के डेकेड से मीडिया का अब कोई अपना पक्ष नहीं रहा था। वो सिर्फ उन्हीं की भाषा बोलते थे जो उन्हें बोलने के लिए पैसे देते थे। अब इस दौरान कुछ जर्नलिस्ट जो अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते थे उन्होंने टीवी मीडिया से रिजाइन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि टीवी मीडिया पे अब न्यूज कम और पॉलिटिकल एजेंडा हिंदू मुस्लिम ज्यादा स्प्रेड हो रहे थे। और ये चीज आज के दिन तक होती आ रही है। आज अगर आपको कोई सच्ची न्यूज जाननी हो तो आपको खुद उसे क्रॉस चेक करना पड़ता है। पर अच्छी बात यह है कि आज के दिन आप उसे आसानी से कर सकते हो एआई की हेल्प से। और आज के दिन आप एआई से दिन के टॉप 3, टॉप 10 न्यूज़ जान सकते हो, वो भी बिना किसी ड्रामा के। और यहीं पे आता है एक और थ्रेट टीवी मीडिया के लिए, क्योंकि एआई अब धीरे धीरे टीवी मीडिया को भी रिप्लेस करता जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड हिटिंग द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए 10 टाइम्स बेटर कंटेंट बनाने के लिए इनकरेज करता है। अभी हमारे इस चैनल पे 35 सब्सक्राइबर हैं और मैं चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को अपलोड करने के बाद आप लोग उसे 100 तक पहुँचा दो। थैंक यू।